अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर है ना, इसमें हमने जो हमारे 4.1 एक्सरसाइज है उसके जो मल्टीपल चॉइसेस जो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो है उसमें हम फिर प्रॉपर उसके सारे क्वेश्चंस और जो पूरी एक्सरसाइज है 4.1 उसको कंप्लीट करेंगे इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आइए इनको वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मल्टीपल चॉइस है कि द टर्म फंक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन, जैसा कि आपको याद होना है कि चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट यहाँ पे देखें, उसने कहा कि फर्स्ट टाइम 17वीं सदी में और गॉडफ्रेड बंदा था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। सो यहाँ पे देखें, उसने कहा कि द टर्म फंक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड, इसका आंसर है 17वीं सदी। और किसने करवाया था? गॉडफ्रेड ने करवाया था। इनमें तो जो है ना वो बिल्कुल, अब आपको पानी की तरह ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए कि 17वीं सदी में ये फंक्शन स्टार्ट हुआ था, यानी कि इसका सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, और जो इसका बानी था वो गॉडफ्रेड था। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद वो कहता है अ फंक्शन एक्सप्लेन्स हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन एन अदर क्वांटिटी। इसकी जो डेफिनेशन थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कितना डिपेंड करती है। ये देखिए, ये इसकी डेफिनेशन थी, इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। A function is a special type of input-output relation that express how one quantity depends on another quantity, कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कितना इन्हिसार करती है। यही चीज़ उसने यहाँ पर डिस्कस की हुई है कि a function explains how one quantity depends on another quantity। मेरा ख्याल है अब इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। आगे वो कहता है a function is a rule that assigns to each input value exactly वन आउटपुट वैल्यू, कि एक अ फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू। यहां पे देखें, ये इसकी डेफिनेशन थी। इसकी डेफिनेशन में देख लें, उसने यहां पे ये लिखा है वन आउटपुट वैल्यू, कि अ फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू, कि जितनी इनपुट वैल्यू होंगी हर इनपुट को एक आउटपुट वैल्यू वो असाइन करेगा। फर्ज करें 5 इनपुट है तो हर इनपुट की एक अपनी अपनी आउटपुट होगी। लादा एक की एक इनपुट है, दूसरे की दूसरी इनपुट है, तो हर एक इनपुट को एक एक आउटपुट जो है ना वो असाइन करेगा। इसका जो आंसर है वो है वन आउटपुट वैल्यू। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद है डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। जो डोमेन है उसके अंदर सारी इनपुट वैल्यूज आती हैं। यहाँ पे ये देख लें इसकी डेफिनेशन डोमेन की, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज फॉर विच रूल इज डेफिनेट, यानी कि जितनी इनपुट की वैल्यूज हैं वो सारी डोमेन में आती हैं। यही उधर मल्टीपल चॉइस में उसने बोला हुआ है, यानी इसका जो आंसर है वो ये इनपुट वैल्यूज है। उसके बाद आ जाए, जो रेंज है, रेंज के अंदर सारी आउटपुट वैल्यू आती हैं। जो डोमेन है उसमें इनपुट वैल्यू है और जो रेंज है उसमें आउटपुट वैल्यूज है सारी। उसके बाद आ जाए, इनपुट वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इनपुट वैल्यूज है ना, इनपुट वेरिएबल्स, उनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं। और जो आउटपुट वेरिएबल्स होंगे वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट जो मल्टीपल चॉइस है उसमें यही है, वो कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन इज एक्चुअली इट्स आउटपुट वेरिएबल। जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट वाली, function is a way of expressing one-to-one correspondence between the values of input and independent and dependent variables। ये पेज नंबर 176 है, उसके ऊपर ये देख लें इसकी डेफिनेशन। फंक्शन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग one-to-one correspondence between the values of independent and dependent variables। तो इसका जो आंसर है वो ये सी वाला है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन इज अ वे एक्सप्रेसिंग one-to-one correspondence between the values of independent and dependent variable। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद 10th वाला है, उसमें वो कहता है इन एनी फंक्शन देयर विल बी ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। जितने भी फंक्शन होंगे उनके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही होएगा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताता हूँ इसको। इसकी जो बेस्ट मिसाल है ना, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल ये है कि जब आप कोई भी चीज़ मालूम करेंगे ना, तो उसमें जो डिपेंडेंट वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू आपकी, जिसकी बेस के ऊपर आपकी वैल्यू मालूम हो रही है, तो आपकी जो डिपेंडेंट वैल्यू है ना वो आपका दरअसल आंसर है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा ही देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये वाली इक्वेशन जो है ये हमने पढ़ी भी हुई है, पहले भी देखी हुई है। इसमें देखें, ये हमें रूल असाइन कर रहा है कि एक्स में से आपने 3 को माइनस करना है
अब यहाँ पे जो y है ना ये आपका डिपेंडेंट है, x ने 3 में से इसने इसमें माइनस होकर इसकी वैल्यू आ जानी, तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना ये आपका एक ही होएगा, जबकि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक भी हो सकता है और एक से दो भी हो सकते हैं। इसको मोस्टली ना मल्टी वेरिएंट जो जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना उसको मल्टी वेरिएंट इक्वेशन भी कहते हैं। अब आपने ये याद रखना है कि जो आपकी इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एनी फंक्शन विल बी ओनली वन, इसका यानी कि आंसर डिपेंडेंट है। जो वेरिएबल सिर्फ एक होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जिसके वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं वो इंडिपेंडेंट आपके वेरिएबल्स हैं। आइए उसके बाद जो बाद में है उसको हम देखते हैं। द फंक्शन इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन। आपने बस देखा होना है जितने भी हमने फंक्शन लिखे वो हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखे हैं, या वो लीनियर टाइप में थे या वो कांस्टेंट में थे। कांस्टेंट वाली जो थी वो पॉलिनोमियल 0 डिग्री की थी, लीनियर में 1 डिग्री था और क्वाड्रेटिक के अंदर 2 डिग्री वाली। तो हम जितने भी फंक्शन होते हैं उनको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे होते हैं। उसके बाद आ जाए, ये हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी इक्वेशन कुड नॉट नेसेसरली बी अ फंक्शन, के हर जो इक्वेशन है ना वो फंक्शन नहीं हो सकती। ये देखिए ये इसमें था आपके बुक के पेज नंबर 177 पे, डज एवरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिफाइन अ फंक्शन, कि जो हमेशा इक्वेशन होती है क्या वो फंक्शन होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब कोई इस तरह की इक्वेशन आती है जिसका आंसर आपका ये प्लस में और माइनस में आता है तो ये आपका फंक्शन नहीं बनेगा। अगर आपका आंसर जनरल लेने के बाद अंडर रूट लेने के बाद आएगा तो वो आपका जो है ना वो फंक्शन नहीं होएगा। तो इसका आंसर ये है कि फंक्शन, यानी कि एवरी इक्वेशन कुड नॉट नेसेसरली बी अ फंक्शन, के सारी जो इक्वेशंस हैं ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो। उसके बाद आ जाए आपका जो 14 है क्वेश्चन, इसको देखते हैं। द क्वेश्चन द इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस 3 डिफाइंस एज, इसका जो आंसर है वो ये वाला है। इसको मैं आपको ब्रीफ करके बताता हूँ। ये इक्वेशन उसने दी हुई है, इसमें देखें, इसमें सब पहली बात ये है y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर इसी इक्वेशन को मैं चेंज करता हूँ, ये जो माइनस का 3 है इसमें, ये माइनस के 3 को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा y प्लस 3, तो ये y प्लस 3 और ये x आ जाएगा। अब मैं इसको पढ़ सकता हूँ, इसको मैं क्या पढ़ सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ x इज अ फंक्शन ऑफ y। तो इसको मैं y इज अ फंक्शन ऑफ x और x इज अ फंक्शन ऑफ y दोनों पढ़ सकता हूँ। तो फिर इसका जो आंसर है वो C होएगा, बोथ x एज अ फंक्शन ऑफ y एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। x y का फंक्शन है और y x का फंक्शन है। इस इक्वेशन को मैं दोनों तरह से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि इसका मैं ये -3 जो है वो उधर ले जाके इसको x का और y दोनों के साथ दोनों तरह मैं इसको बना सकता हूँ। उसके बाद आ जाए, उसके बाद आता है, इसको मैं रीड करूंगा। x मेरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और मेरा जो y है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं इसको पढ़ूंगा x इज अ फंक्शन ऑफ y, जो x है वो y का फंक्शन है। उसके बाद आ जाए, यानी कि इसका आंसर a है। उसके बाद आ जाए, अब आप कह रहे होंगे कि यार आप इसको y का फंक्शन x क्यों नहीं पढ़े। वो मैं इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये देखो इसके ऊपर आ रहा है स्क्वेयर, तो स्क्वेयर का मतलब इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है क्या कहते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कि इसमें इसका जो असास है वो 2 आ रहा है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है ना ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो तरीका होता है ना वो यही होता है कि वो ये वाली जो चीज़ है ये मेरी इंडिपेंडेंट है और ये वाला मेरा डिपेंडेंट है। इस वजह से इसका आंसर जो है ना वो ये है कि x y का फंक्शन है। उसके बाद आ जाए जी 16 में ये जो उसने बातें की है, g इंटू एक्स, एच इंटू एक्स, आयोटा इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, ये जो है ये किसी भी चीज़ को, ये फंक्शन रूल है। जब अगर मैं इसको लिखूंगा ना एफ इंटू एक्स, तो मैं लिखना चाह रहा हूँ कि एफ फंक्शन है एक्स का, फंक्शन फंक्शन इंटू एक्स, ये फंक्शन एक्स, यानी कि ये फंक्शन रूल है किसी भी चीज़ को फंक्शन लिखने के लिए। जो नेक्स्ट हमारी मल्टीपल चॉइस है वो है 17वीं मल्टीपल चॉइस में वो कह रहा है कि इन फंक्शन द टर्म g इंटू एक्स इज इक्वल टू 500। तो इसका आंसर जो है ना वो ये बी वाला है। हमने कहना है g2 जो है ना वो इक्वल टू 500 है।
यानी कि g इंटू 2 इक्वल टू 500, ये b वाला इसका आंसर होगा। f इंटू एक्स वाला ये फंक्शन को हमने बार बार कर लिया हुआ है, तो g इंटू 2 का मतलब है g ऑफ 2 इक्वल टू 500, ये यहाँ पर रूल लगता है। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट वाली है, वो कहता है कि जी इन फंक्शन एच टी इज इक्वल टू 500 टी प्लस 100, द टर्म एच टी ये फंक्शन वैल्यू को यूज कर रही है कि एच फंक्शन टी, ये एच फंक्शन जो है ये फंक्शनल वैल्यूज़ हैं। उसके बाद आ जाए जी आगे है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इंटू एक्स 1 बाय एक्स माइनस 10, ऑल रियल नंबर्स एक्सपेक्ट 10। इसमें देखें, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है ना वो कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़ीरो कब होगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो तब होगा जब यहाँ पे मैं 10 इसमें प्लस कर दूंगा। यहाँ पे मैं अगर करता हूँ एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और अगर ये इधर इसको इधर ले जाता हूँ और x की वैल्यू 10 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो वो कहता है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सपेक्ट 10 विल बी द डोमेन, यानी कि 10 के अलावा जितने रियल नंबर हैं वो मैं यहाँ सारे पुट कर सकता हूँ, सिर्फ 10 मैं यहाँ पे पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 10 यहाँ पे पुट करूँगा तो ये इनडेफिनेट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑल रियल नंबर्स एक्सपेक्ट 10 विल बी द डोमेन। इसमें भी उसने यही बात की है कि जो डी वाला है ऑल रियल नंबर्स हैं एक्सपेक्ट 10। अच्छा, जो नेक्स्ट वाली है उसमें वो कहता है कि अगर एक फंक्शन है एफ इंटू एक्स एच इंटू एक्स है एक्स बाय एक्स माइनस 5, और अगर वो कहता है कि इसमें अगर एक्स की वैल्यू 5 पुट कर दूं तो 5 पुट करने से क्या होएगा, 5 पुट करने से होएगा 5 पुट करने से ये होएगा कि अगर ये फंक्शन है इसके अंदर अगर x की वैल्यू 5 पुट कर दूं तो ये 5 माइनस 5 ये 0 हो जाएगा, और जो 0 होता है वो तो इनफिनेट होता है, यानी कि ये एंडलेस होता है, नॉट डेफिनेट होता है, इनफिनेट होता है। ऐसे करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उसने ये हमें मल्टीपल चॉइस दी हुई है तो उसमें मैं फिर इसका आंसर कर दूंगा कि ये एक इनफिनेट एंडलेस फंक्शन बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूँगा। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद डोमेन है। ये जो सेट्स है ना, सेट्स इनके अंदर ये जो पहला दूसरा और ये पहले जो लफ्ज़ हैं ये हमारी डोमेन होती है, और जो दूसरे 4 7 8 है ये हमारी रेंज होती है। तो इसने कहा कि ये 2 3 5 ये हमारी डोमेन होएगी, और ये जो दूसरे वाले हैं 4 7 8 है 4 7 8 ये हमारी रेंज होएगी। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सा है, ये आपने याद कर लेना कि जो सेट्स के अंदर पहले वाले डिजिट्स हैं वो हमारी डोमेन है, और जो सेकंड वाले हैं वो हमारी रेंज है। उसके बाद आ जाए, उसके बाद वो कहता है कि h इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। अगर किसी फंक्शन के आगे एक कांस्टेंट होगा तो याद करें कि ये कौन सा फंक्शन था, ये देखें ये कांस्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर वो कहता है कि अगर f इंटू एक्स ए, और ये जो a है अगर वो कांस्टेंट है 1 2 3 4 है तो ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन होएगा। तो ये देखें अगर फंक्शन के आगे h इंटू एक्स के आगे 100 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। मैंने ऊपर से इसकी डेफिनेशन में भी आपको जाके दिखा दिया है। उसके बाद वो कहता है कि जी ब्रॉडली स्पीकिंग लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन पॉलिनोमियल फंक्शन। जो हमारा लीनियर है वो 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, और जो क्वाड्रेटिक है वो हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये रैशनल कांस्टेंट कंपाउंड की बजाय आपने इसका क्या करना है, आपने इसका पॉलिनोमियल फंक्शन लगाना है, क्योंकि लीनियर और क्वाड्रेटिक, लीनियर हमारा 1 डिग्री पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक हमारा 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। और ये जो नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस है उसके अंदर उसने यही पूछा है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री। तो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो हमारा पॉलिनोमियल 2 है, क्योंकि इसके अंदर x की वैल्यू 2 आती है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद वो कहता है f इंटू एक्स, एक्स का अंडर रूट इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्यों नहीं है ये मैं आपको इधर अभी दिखाता हूँ कि ये क्यों नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको ये सॉल्व किया हुआ है। अब ये जो जज़र है ना, जज़र, इसकी तो वैल्यू अंडर रूट की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और जो 1/2 होता है ये पॉलिनोमियल में तो नहीं आता ये, यानी कि अगर 1/2 होएगी तो वो पॉलिनोमियल पावर नहीं होगी। पॉलिनोमियल तब होएगी जब 1 होएगी या 2 होएगी या 3 होएगी, बटे में अगर कोई आ जाएगी तो वो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होएगा, वो फिर हमारा रैशनल होता है। वो रैशनल क्या है वो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। वो आगे कहता है अ फंक्शन दैट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 2
पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। ये आप डेफिनेशन याद कर लें कि अगर कोई दो पोलिनोमियल फंक्शन होंगी और उनकी अगर फ्रैक्शन होएगी तो उसको हम रैशनल फंक्शन कहेंगे। आ जाए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें ये f इंटू एक्स, g इंटू एक्स भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, h इंटू एक्स भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और इसमें वो कहता है कि ये जो डिनोमिनेटर है जो बटे से नीचे है ये ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है ये रैशनल की जो रैशनल फंक्शन है उसकी डेफिनेशन है। ये भी पोलिनोमियल होना चाहिए, ये भी पोलिनोमियल, डेफिनेट वो तो उसने तारीफ में कहा है कि फ्रैक्शन ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शंस जिसमें एच एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा रैशनल फंक्शन होएगा। तो उसके बाद कह रहा है अ फंक्शन गिवन बाय मोर देन वन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। तो कंपाउंड फंक्शन हमारा क्या आता है? कंपाउंड फंक्शन हमारा ये होता है कि इसमें होते हैं दो फंक्शन, एक f इंटू एक्स, एक g इंटू एक्स। इसमें क्या होता है, इसमें फिर फोग का मतलब है कि f के अंदर g की वैल्यू को पुट किया जाता है, और एक गोफ होता है, और गोफ के अंदर क्या होता है, गोफ के अंदर f की वैल्यू को पुट किया जाता है। तो इसमें यानी कि ये डबल एक्सप्रेशन आ गए हैं। तो ये हमारा जो है ना वो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड फंक्शन। तो कंपाउंड फंक्शन की डेफिनेशन बस आपने याद करनी है कि अ फंक्शन गिवन बाय मोर देन वन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। अगर थोड़ा सा मजीद इसको लिखना है तो आप ये लिखना है कि इसके अंदर एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में पुट की जाती है और पहले फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में पुट की जाती है। इसको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसकी सिर्फ ये डेफिनेशन के हद तक ये आ सकता है। तो आप इसको इतना ही याद कर लें, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद आ जाए, उसके बाद वो कहता है द फंक्शन ऑफ f इंटू एक्स। अगर किसी फंक्शन का हम डिटर्मिनेंट देंगे तो वो हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन होएगा। हाँ जी, ये हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन याद है जो मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें मैंने कहा था अगर किसी फंक्शन का हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन कहेंगे। यही बात उसने उधर की हुई है, यही बात उसने इधर की है कि f इंटू एक्स का अगर किसी का आप डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो वो हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन होएगा। इसकी डेफिनेशन से भी मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आ जाए, हमने एक इवन फंक्शन पढ़ा था। इवन फंक्शन में क्या था, अगर f इंटू एक्स इज इक्वल टू f माइनस एक्स हो जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा। यही उसने यहाँ पे पूछा हुआ है कि अगर एफ एक्स इंटू एफ माइनस एक्स हो जाए तो ये हमारा क्या होगा, इवन फंक्शन होएगा। उसके बाद हमारा ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन में क्या था, ओड फंक्शन में था कि अगर हमारा एक फंक्शन एफ एक्स इंटू माइनस एफ इंटू एक्स हो जाए तो वो हमारा ओड फंक्शन होएगा। ओड फंक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया था और ये आपको इसकी पूरी इक्वेशन भी बना के दिखाई थी कि इक्वेशन किस तरह बनती है। इसमें था कि अगर f इंटू माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये हमारा ओड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी f इंटू एक्स 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि ये देखिए इसमें x की वैल्यू 2 आ रही है। अगर इसमें x की वैल्यू 1 होती तो ये लीनियर होना था, अगर x की वैल्यू कोई होती, x होता ही ना, तो फिर ये हमारा कांस्टेंट हो जाना था। उसके बाद आ जाए जी g इंटू टी 5t माइनस 3 इंटू 2। अब देखें इसमें t की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो t की वैल्यू 1 होएगी। तो जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है वो हमारा लीनियर फंक्शन होता है। यहाँ पे भी मैंने ऊपर रिपीट किया है। अ नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। नॉन जीरो मतलब कि जिसके अंदर हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ तो वो हमारा जीरो डिग्री जो है ना वो फंक्शन होएगा। इसकी मिसाल कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर f इंटू एक्स और आगे 5, तो वो हमारा जीरो डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका आंसर 0 है। आगे आ जाए जी, आगे वो कह रहा है कि अ कांस्टेंट फंक्शन f इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री नन ऑफ दिस। ये 0 के बराबर आ गया तो ये ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ये इन तीनों में फॉल नहीं करता। ये तो हमारा फंक्शन ही जो है ना वो नल हो जाएगा। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद वो कहता है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज आल्सो अ रैशनल फंक्शन। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना वो रैशनल ज़रूर होंगे, वो रैशनल भी होंगे, वो इररैशनल भी होंगे। वो रैशनल और इररैशनल क्यों होंगे वो जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप ये समझ लें कि जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है ना वो रैशनल होएगा। अब रैशनल को अगर आप कहते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कर दूँ, चलो कर देता हूँ। रैशनल के अंदर ये होता है कि रैशनल के अंदर 1/2 3/4 इस तरह से ये आ रहा होता है।
और इर्रेशनल के अंदर पूरी अमाउंट आ रही होती है। ये इर्रेशनल की वैल्यू का मतलब है। तो आपको इसमें जो आपके जानने वाली बात है आपके पेपर के हिसाब से वो ये है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ना वो रैशनल भी होता है और इर्रेशनल भी होता है, बस दैट्स इट। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद वो कहता है कंपाउंड फंक्शन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। कंपाउंड फंक्शन के बारे में हमने ऊपर ही पढ़ा था कि उसमें हम एक वैल्यू की एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में पुट करते हैं और एक फंक्शन की वैल्यू दूसरे फंक्शन में पुट करते हैं। तो उसमें कम से कम दो एक्सप्रेशन होते हैं, यानी कि उसमें दो फंक्शन दो इक्वेशंस होती हैं। तो वो दो एक्सप्रेशन दो फंक्शन जो होते हैं वो कंपाउंड फंक्शन में होते हैं। उसके बाद इसको देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। इसमें वो कहता है द फंक्शन वैल्यू h, ये जो h की जो फंक्शन वैल्यू है वो 1/9 है। तो ये 1 जजर के अंदर 1/9 आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा ये किया हुआ मैंने, ये किया हुआ h इंटू यू और 1/√u। u की जगह पे मैंने 1/9 लिख दिया, ये 1 वैसे आ जाएगा, ये बटा भी वैसे आ जाएगा और यहाँ पे 1/9 लिख दूंगा। उसके बाद इनका जजर लूँगा, ये 1 वैसे आ जाएगा और यहाँ पे 1 का जजर 1 ही आ जाएगा और 9 का जजर जो है अंडर रूट जो है वो 3 आ जाएगा। अब ये बटे के नीचे 1/3 है, ये बटे के नीचे 1/3 यहाँ पे तकसीम हो रहा है। जब इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये यहाँ पे ये है बटे के नीचे 1/3 है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ऊपर जाके ये 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 मतलब HU का आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। तो इसका जो आपने आंसर वहाँ पे सिलेक्ट करना है वो 3 करना है। यहाँ पे आप कर देंगे इसका 3। उसके बाद आ जाए जी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इज, जो डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक है, जो डिग्री 1 है वो हमारी लीनियर है। उसके बाद आ जाए द कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है कि कोफिशिएंट का मतलब है कि जो पावर में चीज़ आ रही है 1 2 3 4, तो ये पावर के अंदर जो किसी चीज़ का लिखना आना होता है ना, इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। उसके बाद एंड वाला है फंक्शन ऑफ जी टी इंटू 1/20, या 1/20 जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन होएगा। तो ये हमारी मल्टीपल चॉइसेस थी जो हमने कंप्लीट कर ली हैं। उसके बाद मैं जो है वो आपको अब ये वाली चीज़ें तो मैंने आपको सारी करवा दी हैं, लेकिन मैं इसके निशान आपको लगवा देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इनको बारी बारी। अच्छा ये सारे क्वेश्चन है फंक्शन, डोमेन, रेंज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके मैं आपको निशान लिखवा रहा हूँ, वहाँ से डेफिनेशन इनकी याद कर लीजिएगा। पहले मैंने बार बार एक्सप्लेन की हुई है। फंक्शन की जो डेफिनेशन आपने पेपर में लिखनी है ना वो आपने ये वाली लिखनी है। अ फंक्शन इज़ अ रूल दैट असाइन टू ईच इनपुट वैल्यू एग्जैक्टली 1 आउटपुट वैल्यू। जितनी इनपुट वैल्यू उतनी आउटपुट वैल्यूज़ होंगी। ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है। डोमेन की डेफिनेशन आपने लिखनी सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज़ फॉर विच रूल इज़ डेफिनेट। और रेंज की आपने लिखनी है सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़। ये इनपुट वैल्यूज़ हैं, ये आउटपुट वैल्यूज़ हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है वो यहाँ पे डेफिनेशन है। ये यहाँ तक ये इंडिपेंडेंट की है और ये डिपेंडेंट की ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है उसमें पूछा है व्हाट आर फंक्शन वैल्यूज़, व्हाट आर द फंक्शन वैल्यूज़। फंक्शन वैल्यूज़ का मतलब है कि जो आउटपुट वैल्यूज़ हम मालूम करते हैं ना उनको फंक्शन वैल्यूज़ कहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कहाँ से करना है। इसका आपने आंसर ये लिखना है, द आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन आर कॉल्ड फंक्शन वैल्यूज़। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपने लिखनी है। और चाहे इसका एक जो है ना वो इस तरह का सेट बना के भी नीचे एग्जांपल में लिख दीजिएगा g इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 और यहाँ पे कहिएगा कि अगर x इज इक्वल टू 2 तो -2 कर लें, -2 और फिर इसमें 1 2 की जगह पे x की जगह आ गया -2 -5 1/-1/7 इसका आंसर आ जाएगा। ये साथ आप एक एग्जांपल लिख दें। गिव अ डोमेन ऑफ अ फंक्शन का मतलब ये है कि एक फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम वो रियल नंबर होंगे अदर देन वो जिसके साथ उसका डिनोमिनेटर 0 होता हो। ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है अगर मैं 5 प्लस का लगाता हूँ तो प्लस का 5 माइनस का 5 ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन है वो होएगा द डोमेन ऑफ जी इज़ ऑल रियल नंबर एक्सपेक्ट 5। तो ये जो चीज़ है ये उसका आंसर है। उसके बाद आ जाएंगे डिफाइन कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को डिफाइन करना है।
किसी 4 फंक्शन की टाइप्स बताएं, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 9 डिग्री। उसने जो कहा 4 फंक्शन बताएं, तो वो आप नाम लिख देंगे, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। ये आप 4 फंक्शन के नाम लिख देंगे। उसके बाद उसने कहा था 0 डिग्री वाला फंक्शन कौन सा है? 0 डिग्री वाला फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन कि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं आता, इस वजह से इसको 0 डिग्री फंक्शन भी कहते हैं। और राइट अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ये डिग्री 1 वाला जो फंक्शन है ये हमारा लीनियर फंक्शन होएगा। उसके बाद वो कह रहा है डिफाइन एन फंक्शन विद एन एग्जाम्पल। इसमें इसने बोला था कि इवन फंक्शन को डिफाइन करें एग्जाम्पल के साथ। तो आपने लिख देना जी इवन फंक्शन क्या होता है? इफ़ f इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस एक्स होगा तो ये हमारा इवन फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद उसने पहली इक्वेशन लिखी, उसमें वो कहता है कि f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1 f x। और उसके बाद यही सेम उसने लिखा है, बस उसने साथ माइनस लगा दी है, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये जो माइनस एक्स स्क्वेयर है ना, ये जब एक एक्स और एक एक्स आपस में स्क्वेयर होंगे तो माइनस की लामतें भी आपस में ज़रब होगी तो वो जमा में हो जाएगा। और जमा में होने के बाद यहाँ पे जो है वो फिर एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने फिर ये लिख देना है कि f इज इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू एफ इंटू एक्स, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट इट्स अ इवन फंक्शन। तो ये मैंने आपको पहले डिटेल में बताया हुआ है, अगर आपने वो पहला लेक्चर देखा हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर भी बस आपको थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ कि यहाँ मैंने पढ़ाया है सारा। तो ये हमने इवन फंक्शन को एग्जाम्पल के साथ भी देख लिया। ये देखें, ये लाहौर बोर्ड 2009 में भी आया था। उसके बाद है डिसाइड वेदर द इक्वेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये फंक्शन एक्स वाई का फंक्शन है और वाई एक्स का फंक्शन है या नहीं है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले बात हो गई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया एक्स स्क्वेयर को इधर रख दिया और ये उधर जाके माइनस का हो गया 1 माइनस वाई स्क्वेयर। उसके बाद इसका जैसे जैसे से कट जाएगा और 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस माइनस। अब इसकी जो है ना जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 आएंगी, एक प्लस की आएगी और एक माइनस की आएगी। अगर 2 वैल्यूज़ आए ना तो उसको हम फंक्शन कहते ही नहीं है। तो यहाँ पे साबित ये हुआ कि जो y है वो जो x है वो y का फंक्शन नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे y इधर रह गया और ये उधर जाके 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया और इसमें ये जजर कट गया, अंडर रूट ये y रह गया और ये 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे प्लस माइनस आ गया। तो ये भी यहाँ से भी साबित हो गया y x का जो है ना वो नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर ये आएगा कि x y का और y x का फंक्शन नहीं है। उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद वो कहता है हाउ कंपाउंड फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फंक्शन। कंपाउंड फंक्शन की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। जो हमारा कंपाउंड फंक्शन है ना उसके अंदर हमारे पास 2 एक्सप्रेशन होते हैं, जबकि जो दूसरे नॉर्मल हमारे होते हैं उसमें हमारा एक एक्सप्रेशन होता है। यानी कि जो कंपाउंड फंक्शन है उसका दूसरे फंक्शन के साथ फ़र्क ये है कि जो कंपाउंड फंक्शन है उसके अंदर 2 एक्सप्रेशन होते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको इसकी समझ आ गई होनी कि कंपाउंड फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपका आ गया ये गिव डोमेन ऑफ फंक्शन आयोटा x इंटू एक्स माइनस 3। इसको मैं आपको सॉल्व किया, मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसको मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया हुआ पेपर के ऊपर। इसको मैं आपको बताता हूँ। इसका देखें, इसकी हमने डोमेन मालूम करनी है। आपको पता है कि डोमेन के अंदर जो पहला रूल मैंने आपको सिखाया था वो पहला रूल ये था कि जब जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 कब होएगा? डिनोमिनेटर 0 तब होएगा जब x की वैल्यू 3 होएगी। अगर मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि इसकी डोमेन ये हुई कि इसकी डोमेन तमाम नंबर हैं सिवाय 3 के, कि 3 इसकी डोमेन नहीं है। 3 के अलावा इसका आप आंसर लिखेंगे द डोमेन ऑफ फंक्शन आयोटा इंटू एक्स इज ऑल रियल नंबर्स एक्सपेक्ट 3, के 3 के अलावा जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे इसके जो है ना वो इसकी डोमेन बन सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको मल्टीपल चॉइस भी इस लेक्चर में करवा दी है और जो इसके ये वाले क्वेश्चंस हैं मैंने आपको वो भी करवा दें। ये क्वेश्चंस मैंने कोई बहुत डिटेल में नहीं करवाया, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इस प्ले लिस्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 का जो लेक्चर नंबर 1 है उसके अंदर ये मैंने फंक्शन की टाइप्स, फंक्शन के बारे में इतना डिटेल में समझाया ना, एक एक चीज़ मैंने समझाई है। अगर आपने वो सही से देखी है
तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे मुझे आपको चीज़ें डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत है। तो वो लेक्चर 1 को अगर आप नहीं सही से देखेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी और आप आगे एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। इससे जो अगले नेक्स्ट वाला मेरा हमारा लेक्चर है उसके अंदर मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगा और उसका एक एक जो जुज़ है वो मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है।